अस्सलाम वालेकुम काशर भाइयों, सावी सवेरा के साथ उमर फारूक आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरी को होस्ट मिस रिक्जा अवान भी मौजूद हैं। पिछले दिनों किसान भाइयों ने काफ़ी फरमाइश का इजहार किया कि मिस रिक्जा अवान जो है वो कहाँ पर हैं, तो हम ये वापस ले आए हैं मिस रिक्जा को, आपकी पुरजोर फरमाइश। अस्सलाम वालेकुम मिस रिक्जा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं सावी की तरफ से तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ, सुबह बखैर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम जो है आप सब लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। जी उमर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम आप इतनी सुबह हमारे किसान भाइयों के लिए वक्त निकालते हैं और इतनी कीमती और मुफीद मालूमात उन्हें देते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कपास के लिए आपकी मालूमात बड़ी मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। जी सर, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं बाकायदा। तो उमर साहब बताइए कि आज हम किस चीज की बात करने जा रहे हैं। जी मिस रिक्जा, सबसे पहले तो हम जिम्मेदार भाइयों को अपनी सावी की मोबाइल ऐप के बारे में थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करके कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ काश्तकारी अमूर में। दूसरे नंबर पे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जो आज का उन्वान है, वो है कपास की फसल में खादों के इस्तेमाल के बारे में। इससे पहले हमने बीज के उगाव से लेकर और आबपाशी तक के मराहिल जो हैं वो पिछले प्रोग्राम्स में कवर किए हैं। आज का जो हमारा कपास की काश्त से मुतालिक उन्वान है वो खादों के इस्तेमाल पर है। तो शुरू करेंगे हम खाद उस ऐप के इस्तेमाल से। आज हम थोड़ा-सा ये बताएँगे ज़िम्मेदार भाइयों को कि हमारी ऐप में इल्म का मरकज़ और मेरा फार्म ऑप्शन जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी टीम मेंबर हनान इस लिंक पे मौजूद हैं। वो अगर मुझे एक्सेस दें तो मैं अपनी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके ज़िम्मेदार भाइयों को बता सकूँ कि ऐप का क्या फ़ायदा। जी, बहुत शुक्रिया हनान भाई। मैं अब मिस रिज़ा, आपने मुझे बताना है कि मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है और बाकी तमाम नाज़रीन को? हाँ जी, प्लीज शेयर करें, मैं आपको बताती हूँ। हम आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, जब आप सावी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद इसको जब ओपन करेंगे इसके आइकन पे क्लिक करके, तो सबसे पहले जो 4 फीचर्स आपको नज़र आएँगे, वो इल्म का मरकज़, रोज़ाना की इंतबाहात, मेरा फ़ार्म और बाज़ार की जगह यानी मार्केट प्लेस। तो ये 4 मेन फीचर हैं हमारी ऐप के। इनमें से आज हम जिनकी बात करेंगे, जिन 2 फीचर्स की बात करेंगे, वो हैं इल्म का मरकज़ और मेरा फ़ार्म। इल्म का मरकज़ फीचर के ऊपर क्लिक करने से अगली स्क्रीन पर आपको मुख्तलिफ फसलों के नाम नज़र आएँगे, जिसमें चावल, गंदम, मकई, कपास, आलू, गन्ना, मिर्च, तुरशावा फल, लहसुन, रोगनी अजनास और यही वगैरह शामिल हैं। इन तमाम फसलों से मुतालिक हमने सावी ने ये एक छोटी-सी काविश की है कि हमने इन तमाम फसलों की जो पैदावारी मराहिल हैं, उनके ऊपर छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाई हैं। जब आप किसी एक फसल को मुंतखब करेंगे, जैसे मैं गंदम को मुंतखब करता हूँ, तो यहाँ अगली स्क्रीन पर मुझे गंदम की बुवाई से लेकर उसकी ज़मीन की तैयारी और ज़मीन की तैयारी के बाद उसके बीज को ज़हर लगाना, बीज की दस्तयाबी और उसकी अक़साम कौन-कौन सी हैं, और इसके अलावा तमाम वो मराहिल जो गंदम की काश्त के दौरान ज़िम्मेदार भाई जो है वो उनसे गुज़रते हैं, उनके बारे में मुकम्मल रहनुमाई और वीडियोज़ नज़र आएँगी। आप किसी भी एक वीडियो को क्लिक करके, उसको प्ले करके ये मालूमात बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी फसलों के बारे में, जैसे चावल है, आप चावल को क्लिक करेंगे, तो चावल से मुतालिक जो वीडियोज़ हैं, वो आपको नज़र आ जाएँगी और आप बआसानी यहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अब दूसरे फीचर पे चलते हैं जिसका नाम है मेरा फ़ार्म। ये बड़ा ही अहम फीचर है। ज़िम्मेदार भाइयों, इस फीचर के ज़रिए आप सबसे पहले अपना जो खेत है उसको मैप कर सकते हैं, उसकी नक्शा साज़ी कर सकते हैं
और उसकी पैमाइश कर सकते हैं। पैमाइश के साथ-साथ आप उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि उस खेत के ऊपर फसल कौन-सी लगी हुई है और उस फसल की क्या सूरत-ए-हाल है। तो इस फीचर को मैं चाहूँगा कि ज़िम्मेदार भाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो के साथ देखें कि ये फीचर किस तरीके से काम करता है और इससे उनको क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो जब आप इस फीचर के आइकन को क्लिक करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले उमर साहब, मेरे माजरत के साथ मैं आपकी बात को यहाँ पर काट रही हूँ। आप हमारे जिम्मेदार भाइयों को ये भी बताएं कि अगर ऐप जो है वो यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसमें लोडिंग आ रही होती है, तो समटाइम ये इंटरनेट की वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेती है, क्योंकि हमारे भाई कभी भी परेशान हो जाते हैं कि ये शायद खुल नहीं रही है, हमारा कोई मसला है मोबाइल में। तो इसके बारे में हाँ, थोड़ा सा बात करते जाएं। जी, जी, बिल्कुल। ये इसके बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, इंटरनेट भी उनमें से एक वजह है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपका इंटरनेट तो ठीक आ रहा है, लेकिन उसकी जो केबीज़ हैं या एमबी स्पीड है उसकी, वो बहुत कम होती है। तो वो भी एक वन ऑफ़ द रीज़न है कि ये लोडिंग पे बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है। तो आपने उससे घबराना नहीं है, उसको थोड़ा इंतज़ार करना है। जैसे ही आप 5 से 10 सेकंड इंतज़ार करेंगे, 20 सेकंड, तो ये फ़ीचर जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने इस फ़ीचर को पहले इस्तेमाल किया हुआ है और इसके अंदर आपने खेत की नक्शा-साज़ी की हुई है, तो आपने जो पहले से खेत जिनकी नक्शा-साज़ी की होगी, वो आपको इस तरह एक फ़हरिस्त की शक्ल में नज़र आएँगे। लेकिन अगर आप इसको पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये लाल रंग का बटन नज़र आ रहा होगा, सुर्ख़ रंग का, जिसको फ़ील्ड शामिल करें, जिसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगली स्क्रीन पर आपको अपनी जो मौजूदा मकाम है, वो एक सब्ज़ पिन की शक्ल में नज़र आएगी स्क्रीन के ऊपर। आप यहाँ देख रहे होंगे, एक सब्ज़ पिन नज़र आ रही है, जो कि मेरे मौजूदा मकाम की निशानदेही कर रही है। इस सब्ज़ पिन को आप मूव करेंगे आगे-पीछे और लेकर जाएँगे अपने खेत तक, जहाँ पर आपका खेत मौजूद है। और फिर आप खेत के चारों कोनों में एक-एक पिन शामिल करेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये जो खेत है, ये मेरा खेत है और मैं इसकी निशानदेही करना चाहता हूँ, तो ये एक नीचे बटन नज़र आ रहा होगा आपको, एक नया पिन शामिल करें। तो एक कोने के ऊपर इस सब्ज़ पिन को एक कोने पर ले जाने के बाद अ, यहाँ पर एक कोने पर ले जाने के बाद मैं नया पिन शामिल करें का बटन क्लिक करूँगा। उसके बाद दूसरे कोने पर ले जाऊँगा और यहाँ दूसरे कोने पर नया पिन शामिल करूँगा, फिर तीसरे कोने पर और इसी तरीके से आखिरी कोने यानी चौथे कोने के ऊपर मैं आखिरी पिन लगाकर इसको मुकम्मल कर लूँ। अब ये एक मुकम्मल खेत मैप हो चुका है। इसको अब आप अगर आपसे कोई पिन गलत शामिल हो गई है या कोई गलती हो गई है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है आखिरी पिन हज़फ करें, डिलीट करें। तो अगर आप इस जो आखिरी पिन आपने इसमें शामिल की होगी उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। बार-बार क्लिक करने से पिछली सारी पिन्स जो हैं वो आपकी डिलीट हो जाएँगी और इसको आपको दोबारा शामिल करना पड़ेगा। तो मैं इसको दोबारा शामिल करके और इसको मुकम्मल कर, अब आपका ये फ़ॉर्म जो है ये मुकम्मल हो चुका है। आप इसके ऊपर आगे का बटन क्लिक करेंगे, ये ऊपर सबसे ऊपर दाएँ हाथ के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको आगे का बटन नज़र आ रहा है। आगे के बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपको जो आपके फ़ील्ड की फ़हरिस्त है उसके नाम के बारे में पूछेगा, कि आपके फ़ॉर्म का नाम क्या है? आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, जैसे मैं इसका नाम खेत नंबर 1 रख रहा हूँ। और तहसील जो है वो मैं यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट करता हूँ। और इसको मैं फ़ील्ड शामिल करें के बटन को क्लिक करके अपनी फ़ील्ड्स की फ़हरिस्त में ऐड कर लूँगा। तो ये ज़िम्मेदार भाइयों बड़ा ये आसान उमर तरीका है। साहब, यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात मैंने देखी कि नीचे वहां पे रकबा भी लिखा हुआ था, जो आपने मैप किया, उन्होंने बता दिया कि आपने इतना रकबा जो है वो मैप किया है। तो इससे भी जी, हमारे जिम्मेदारियों को आसानी हो जाएगी कि उन्होंने अच्छी से मैपिंग मिल जाएगी कि कौन सी फसल कितने एरिया में उन्होंने लगाई हुई है।
जी, मिस्टर साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाइलाइट किया कि सबसे जो बेसिक और बुनियादी इन्फॉर्मेशन इस मैपिंग के ज़रिए या नक्शा साज़ी के ज़रिए उनको मिलेगी, वो है उनकी एकड़ेज कि जितना भी एरिया उन्होंने हमारी ऐप के ज़रिए उसकी निशानदेही की, वो कितना उसकी उसकी मेज़रमेंट क्या है, उसकी पैमाइश क्या है। तो ये पैमाइश आप देख रहे हैं यहाँ भी आ गई है आपकी फ़ील्ड की फ़हरिस्त के ऊपर, जो खेत नंबर 1 मैंने शामिल किया, उसके ऊपर भी 2.99 एकड़ जो है, वो इसकी पैमाइश आ गई। अब आप इसके ऊपर देखें जो अगली बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है, वो ये है कि आप इसी फ़ार्म की तस्वीर के नीचे, इसी खेत की तस्वीर के नीचे आपको इस खेत का मौसम भी नज़र आ रहा है, जिसमें दर्जा हरारत है, हवा की रफ़्तार है, हवा में नमी का तनासुब है और हवा का दबाव है। और इसी तरीके से अगर आप इसके ऊपर फ़ील्ड की तफ़सील पे क्लिक करें, तो फ़ील्ड की तफ़सील में आपको यहाँ पर मौसम नज़र आएगा, सैटेलाइट की मदद से ली गई फसल की सूरत-ए-हाल और इसके अलावा इस खेत से मुतालिक जितना भी रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। मैं उसका भी तरीक़ाकार आपको बताऊँगा कि वो रिकॉर्ड आप कैसे रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस खेत के ऊपर का अगले हफ़्ते का मौसम आप कैसे देख सकते हैं। आपने फ़ील्ड की तफ़सील पे क्लिक किया, अगली स्क्रीन पे आपको मौसम का बटन नज़र आएगा। इस मौसम के बटन को क्लिक करने से आपके पास अगले पूरे हफ्ते का मौसम जो है वो खुल जाएगा। अब इस खेत के ऊपर अगले पूरे हफ्ते की ये सूरत-ए-हाल जो है वो इसने दिखा दी है हमारी ऐप ने, जिसमें मंगल से लेकर यानी कल से लेकर अगले मंगल तक की पूरी सूरत-ए-हाल है और आज की सूरत-ए-हाल जो है वो सब्ज़ रंग की पट्टी में नज़र आ रही है, जिसमें सबसे अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे जो अच्छी मालूमात है वो मौसम अबर-उल-आलूद होने के हवाले से है। कि बादलों या बारिश का क्या इम्कान है, जिसकी मदद से ज़िम्मेदारों ने आबपाशी और खाद और ज़हरों के स्प्रे से मुतालिक अहम फ़ैसले करने होते हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये मालूमात जो कि मौसम से मुतालिक खेत के ऊपर की ज़िम्मेदार भाइयों को दी जाती हैं, ये बहुत अहम है और इनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए। अब हम अगले ऑप्शंस की तरफ जाते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मिट्टी की रिपोर्ट है। अगर ज़ आज का क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है खादों के इस्तेमाल के ऊपर, तो हमने अ, ये भी ज़िम्मेदारों को गोशगुज़ार करना है कि खादों के इस्तेमाल से पहले अपनी ज़मीन का या मिट्टी का तज्ज़िया ज़रूर करवाएँ। तज्ज़िया करवाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप अ, अगली फसल की काश्त करने जाएँगे, तो काश्त करने से पहले आपको पता हो कि आपकी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटाश और नामियाती मादे की मिकदार कितनी है, ताकि उस हिसाब से आप खादों की जो है मतलूबा मिकदार अपनी फसल में डाल सकें। यहाँ पर आप इस खेत से जुड़ी हुई सॉइल टेस्ट रिपोर्ट जो आप किसी भी इदारे से हुकूमती लेबॉरेटरी से भी करवा सकते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ खादों की कंपनियाँ भी आजकल ये सहूलत दे रही हैं। अगर आप सावी के ज़रिए ये सहूलत हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304507211 पर राब्ता कर सकते हैं। सावी आपको सॉइल टेस्टिंग और ज़मीन का तज्ज़िया करवाने में भी मदद दे सकता है। तो ये सहूलत सावी से हासिल करने के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304507211 पर राब्ता कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें कि खेत का नंबर, खेत का नाम पहले से शामिल है। आपने सिर्फ़ जो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आपको मिली है, उसके इम्पोर्टेंट जो फिगर्स हैं, जैसे पीएच लेवल है, ईसी लेवल है, सोडियम एब्ज़ॉर्प्शन रेशियो है, ऑर्गेनिक मैटर है, नमियाती मादे की मिकदार है, नाइट्रोजन की मिकदार है, फ़ॉस्फ़ोरस है, पोटाश है। ये मिकदारें आपने इसमें डाल देनी है ताकि इस डेटा को डालने का मकसद ये है कि मुस्तकबिल में जब आप इस खेत पर कोई भी फसल लगाने जाएँगे, तो आपके पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि इस खेत के ऊपर मिट्टी की ज़रख़ेज़ी की ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की क्या सूरत-ए-हाल है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ज़िम्मेदार भाइयों कि इस ऐप के ज़रिए आप जो अपनी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है, अक्सर हमने देखा है कि ज़िम्मेदार भाई सॉइल टेस्ट रिपोर्ट हासिल करते हैं, लेकिन वो क्योंकि एक पेपर होता है, कागज़ पर होती है, तो कागज़ गुम हो जाता है या कहीं आगे-पीछे हो जाता है, तो उसकी वजह से
सॉइल टेस्ट रिपोर्ट का रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अगर हमारी ऐप में अपना खेत, उसकी नक्शासाजी करके और उसके अंदर अपनी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के तमाम फिगर्स ऐड कर देंगे, तो ये मुस्तकबिल के लिए आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा और कभी भी आप इसको देख सकते हैं और ये हमेशा के लिए सेव रहेगा यहाँ। इसके अलावा आप इसमें फसलों की मालूमात भी ऐड कर सकते हैं, फसलों का पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। रिकॉर्ड से मुराद मेरी ये है कि जब आप एक फसल की बुवाई शुरू करते हैं और उसकी कटाई तक बहुत से मामलात आप करते हैं, जिसमें खाद डालते हैं, ज़हरें स्प्रे करते हैं, फिर उसकी बुवाई करते हैं, उसका मुख्तलिफ खर्चाजात भी उसमें आते हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी इसमें मेंटेन किया जा सकता है। जैसे अगर आप फसलों के ऑप्शन पे जाएँ, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ फसलें। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले फसल शामिल करेंगे। मिसाल के तौर पर आजकल कपास का मौसम है, तो यहाँ पर मैं कपास की तफ़सील दर्ज करता हूँ कि मेरी जो फसल है वो कॉटन है, कपास है। अब इसके बाद मैं वैरायटी का नाम लिखूँगा कि बीज कौन-सा लगाया मैंने, और उसके बाद ये फसल शामिल करें के बटन को मैं क्लिक करूँ। जैसे ही मैं फसल शामिल करें का बटन क्लिक करूँगा, तो ये आपसे अगली चीज़ पूछेगा, जो है उसकी बुवाई की तारीख। बुवाई की तारीख मिसाल के तौर पर मैंने 21 तारीख को बुवाई की, तो मैं 21 तारीख यहाँ पर एंटर करूँगा और उसको ऐड कर दूँगा। उसके बाद बुवाई के बाद ये मेरे से आबपाशी की तफ़सीलात पूछेगा कि मैंने अपनी फसल की आबपाशी कब की, ठीक है? तो अगर अभी तक क्योंकि मैंने आबपाशी नहीं की, तो यहाँ पर अभी तक कोई ऐसी तफ़सील दर्ज नहीं होगी, लेकिन जो ही कोई इरिगेशन या आबपाशी आप करते हैं, तो यहाँ पर उसकी मुकम्मल तफ़सीलात दर्ज की जा सकती हैं। इसी तरीके से आगे आने वाले जितने स्टेप्स हैं, आबपाशी के बाद खादों का इस्तेमाल है, ज़हरों का इस्तेमाल है, ज़हरों के इस्तेमाल के बाद आपकी कटाई है और कटाई से मुतालिक आपकी पैदावार कितनी हुई, ये तमाम मालूमात आप इस ऐप के ज़रिए रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपके पास इस खेत का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर इस शक्ल में मेंटेन रहेगा। इसी तरीके से आप देखें, जब आप सारी चीज़ें इसमें एंटर कर देंगे, खाद की तफ़सीलात और कीड़े-मार दवा की तफ़सीलात, आखिर पर आपसे ये हार्वेस्टिंग डेट यानी कटाई की तारीख पूछेगा, जिससे आपका ये इस फसल का, इस सीज़न का और इस खेत का रिकॉर्ड मुकम्मल रहेगा और आपके पास अपने मोबाइल में ये रिकॉर्ड सेव रहेगा, कभी भी देखने के लिए और जाँच-पड़ताल करने के लिए। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर इस माय फार्म का, जिसके बाद हम खादों के इस्तेमाल के ऊपर डेफ़िनेटली जाएँगे, वो है सैटेलाइट। आप जब सैटेलाइट के बटन को क्लिक करते हैं, तो आपके खेत का मुकम्मल नक्शा सैटेलाइट के ज़रिए नज़र आता है और उस नक्शे में किस-किस जगह पर फसल की क्या सूरत-ए-हाल है, वो भी आपको नज़र आता है। इसको समझना ज़िम्मेदार भाइयों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन हम अभी बता देते हैं कि इस नक्शे के ऊपर आपको सब्ज़, नारंगी और पीले रंग के मुख्तलिफ स्पॉट्स नज़र आएँगे, जगह नज़र आएँगी, जिनको देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फसल जो है वो अगर सब्ज़ है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर फसल की सूरत-ए-हाल बहुत अच्छी है, फसल की सेहत अच्छी है और जहाँ पर नारंगी और पीले रंग के स्पॉट्स नज़र आएँगे, इसका मतलब वहाँ फसल के अंदर कोई मसला है, जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है और उसकी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। तो ज़िम्मेदार भाइयों, ये आज के हमारे 2 फीचर्स थे ऐप के, जिसको हमने डिस्कस किया आपके साथ। मिस रिग्ज़ा, इस दौरान अगर किसी ज़िम्मेदार भाई का कोई सवाल है, तो ज़रूर बताइए। अभी तक तो कोई सवाल नहीं है मेरे ख्याल में। हमारे भाई थोड़ा बोर हो गए हैं, अब थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं, थोड़े से मजे से हम उनको बताते हैं कि कपास में खादों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने जिम्मेदार भाइयों को ये भी बताना चाहती हूँ कि सावी ऐप में आप कॉटन की, कपास की मुकम्मल सीरीज देख सकते हैं, जिसमें आपको बीज कहाँ से खरीदना है, कौन सी वैरायटी बेहतर है आपकी जमीन के हिसाब से, यहाँ से लेके स्टेप बाय स्टेप आपको हर मरहले में गाइड किया जाएगा कि आप कपास को बेहतर तरीके से किस तरह लेके चल सकते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगी अपने जिम्मेदार भाइयों से कि जरूर इस ऐप को इस्तेमाल करें और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें कि आप क्या समझते हैं कि ये आपके लिए कितनी मुफीद है या इसमें क्या बदलाव होना चाहिए। जी उमर फारूक साहब, आप अपनी बात शुरू कीजिए प्लीज। जी, बिल्कुल, मिस रिग्ज़ा, आपने बहुत दिलचस्प बात की और ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हमारी जो ऐप है, उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि हमारा इल्म का मरकज़ ऑप्शन है, जिसको इस्तेमाल करके आप
कपास और बाकी दीगर फसलात से मुतालिक बुवाई से लेकर कटाई तक मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दीजिए। खादों के इस्तेमाल की हम बात करते हैं जनाब। पाकिस्तान में जो अ, ओ ओ ज़मीन की तज्ज़ियाती रिपोर्ट और ज़मीन का टेस्ट करवाने के हवाले से जो फ़िगर्स हैं, जो आदाद-ओ-शुमार हैं, वो बहुत ही अलार्मिंग हैं। उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे ज़िम्मेदार भाई 100 में से 1 ज़िम्मेदार है, जो शायद अपनी ज़मीन का टेस्ट करवाता है और उस टेस्ट की बुनियाद पे ये फ़ैसला करता है कि मैंने अपने खेत में कपास की फसल को किस वक़्त कितनी और कौन-सी खाद देनी है। तो उमर ये साहब, मुझे तमाम माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे यहाँ पे बताइएगा कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से काश्तकार भाई इस चीज के ऊपर तवज्जो नहीं देते कि उन्हें जमीन का तज्जिया करवाना चाहिए। क्या आपके पास इसका कोई बेहतर सोल्यूशन भी है? जी, जी। तो उसमें देखिए सबसे बुनियादी जो मसला ज़िम्मेदारों के लेवल पे आता है, वो ये आता है कि अ, उनके पास एक माहिर सॉइल साइंटिस्ट या लेबॉरेटरी असिस्टेंट नहीं होता कि जो सॉइल की सैंपलिंग कर सके। ज़मीन का तज्ज़िया करवाने में सबसे जो इनिशियल बुनियादी और फाउंडेशनल स्टेप है, वो उसके सैंपलिंग करना है, सैंपल का हासिल करना है। तो ज़िम्मेदार भाई क्योंकि उनके पास ये महारत नहीं होती, ये स्किल नहीं होता कि वो अपने खेत के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो सैंपलिंग कर सकें और अच्छे सैंपल्स और क्वालिटी सैंपल्स लेकर उनको लेबॉरेटरी तक पहुँचा सकें। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है सॉइल टेस्ट करवाने में। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ मसला ये है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है, फसलों की जो तरतीब है, वो इस तरीके से है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल का जो जो दरमियानी वक़्फ़ा है, वो बहुत कम है। सॉइल का, मिट्टी का, ज़मीन का तज्ज़िया करवाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन एक फसल से लेकर दूसरी फसल के दरमियान कोई 20 से 30 दिन खाली रहे, ताकि आप मुनासिब तौर पे ये अंदाज़ा लगा सकें कि इस वक़्त फसल की ज़मीन के अंदर कौन-कौन से खुराकी अज़्ज़ा मौजूद हैं। तो वो खाली ना रहने की वजह से भी ज़िम्मेदार भाई जो है वो उसकी टेस्टिंग जो है वो नहीं करवा पाते। ये 2 बड़ी वजूहत हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं। पूरे पंजाब में जो हुकूमत पंजाब की तरफ से तज्ज़ियाती लैबॉरेटरियाँ हैं, वो सिर्फ़ ज़िले की लेवल पे हैं और ज़िले के लेवल पे जो लैबॉरेटरी होती है वो अ, एसोसिएटेड होती है रिसर्च विंग के साथ। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो रिसर्च विंग है, जो कि तहकीक से जुड़ा हुआ है, उनके साथ वो ज़्यादा काम करते हैं। एक्सटेंशन के साथ वो कम काम करते हैं क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो गवर्नमेंट का, हुकूमत का ऐसा इदारा है, जो ज़िम्मेदारों के साथ ज़्यादा मुंसलिक रहता है। अगर वो लैबॉरेटरी एक्सटेंशन विंग के साथ काम करे और उनके साथ मिल के सैंपलिंग करे, ज़िम्मेदारों के साथ मिल के काम करे तो शायद इसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। लेकिन अभी क्योंकि एक तो ज़िला लेवल पे एक ही लैबॉरेटरी होती है, उसकी एक कैपेसिटी है, जिस ख़ास कैपेसिटी से ऊपर वो नहीं जा सकती। तो इसलिए भी ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि हमारे यहाँ ज़िम्मेदार भाई जो है वो ज़मीन का टेस्ट नहीं करवा पाते। तो इसके साथ-साथ अब मैं बताता चलूँ कि अगर आप अपनी ज़मीन का टेस्ट करवाते हैं, तो ज़मीन के टेस्ट के बाद ये कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपने कौन-सी खाद कितनी डालनी है? तो ज़मीन के टेस्ट में आपको 3 चीज़ें पता चलती हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 फ़ॉस्फ़ोरस और नंबर 3 पोटाश। अब इन तीनों की जो मिकदार है, वो आपने अपनी रिपोर्ट में देखनी है कि कितनी मिकदार है। उस मिकदार से आपको पता चलेगा कि आपकी ज़मीन कम ज़रख़ेज़ है, दरमियानी ज़रख़ेज़ है या बहुत सली बख्श है या अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। मिसाल के तौर पे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। अगर आपकी ज़मीन में अशारिया 8-6% से कम नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी है। अगर आपकी ज़मीन में अशारिया 8-6 से 1.29% नाइट्रोजन है, ये टेस्ट रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जो हुकूमत पंजाब की तरफ से टेस्ट रिपोर्ट शाया होती है आपकी मिट्टी के सैंपलिंग के बाद, तो उसमें अगर नाइट्रोजन की मिकदार अशारिया 86 से अशारिया 1.29% होती है, तो इसका मतलब आपकी ज़मीन दरमियानी ज़रख़ेज़ है, ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा।
1.29% से ऊपर अगर नाइट्रोजन होती है तो वो एक अच्छी मिकदार है नाइट्रोजन की, जिसके ऊपर आप अपना जो अगली फसल का खर्चा है यूरिया का वो बहुत कम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अगली बात भी बताता हूँ कि अगर कम नाइट्रोजन है ऊपर वाले टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, फिर आपने कितना यूरिया लगाना है, और अगर दरमियानी है ज़मीन तो फिर कितने यूरिया डालना है। तो अगर आपकी कमज़ोर ज़मीन है ऊपर वाली नाइट्रोजन की मिकदार के मुताबिक, तो आपने जो है वो 2.5 से 3 बोरी यूरिया जो है वो डालनी है। और ये जो आपकी, सॉरी मेरे पीछे जो बैनर है वो गिर गया है, तो मैं सेट कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। जी नाज़रीन, जब तक उमर फारूक साहब वापस आते हैं हम बात करते हैं। अगर आपको सावी सवीरा प्रोग्राम पसंद आया है या आपको लगता है कि ये आपके लिए वाकई मुफीद साबित होता है, तो ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह करें। आप लोगों की हौसला अफजाई हमारे लिए बड़ी बेशकीमत है और इसी के ऊपर हम काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं, सजेशन देना चाहते हैं कि इसमें ये कमी है और इसमें ये चीज़ मजीद ऐड करनी चाहिए, तो इस चीज़ से भी आप हमें बता सकते हैं। और जिन लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आता है, काइंडली इसे मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर किया करें, बाकी किसान भाइयों के साथ शेयर किया करें, ताकि सब लोग इससे फायदा हासिल कर सकें। जी मिस्टर इकज़त, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा बैकग्राउंड ज़रा ख़राब हो गया है तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो मैं बता रहा था कि अगर नाइट्रोजन की मिकदार कम है, जैसे मैंने शुरू में बताया 0.86% से कम, तो उस सूरत में आपने 2.5 से 3 बोरियाँ जो है वो अ यूरिया की डालनी है। और अगर आपकी ज़मीन जो है वो दरमियानी है, जिसमें मैंने आपको ज़िक्र किया कि 0.86 से 1.29%, तो आप इसको 2 बोरी यूरिया की तरफ लेके जा सकते हैं इस मिकदार को। और फिर इसी तरह अगर आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है और उसमें 1.29 फ़ीसद से ऊपर है यूरिया, तो आप इसको 1.5 से 2 बोरी के दरमियान लेकर जा सकते हैं। इसी तरह फ़ॉस्फ़ोरस की मिकदार के ऊपर भी आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि आपने डीएपी की कितनी बोरियाँ डालनी। अगर फ़ॉस्फ़ोरस की जो मिकदार है आपकी टेस्ट रिपोर्ट में वो 7 पीपीएम से कम है, तो आपने डीएपी की ज़्यादा बोरियाँ डालनी है। और फिर 7 से 14 एक दरमियानी उसकी रेंज है, और 15 से 21 जो है वो बहुत अच्छी या ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है उसके अंदर पाई जाती है। तो इसके मुताबिक उमर फारूक साहब, माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ। डी आपने भी डीएपी की बात की। डीएपी का तो नाम सुन के हमारे किसान भाइयों को कुछ होने लग जाता है, इतनी महंगी जी, खाद। तो आप कोई मुतबादल भी बताएं। इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर वो डीएपी दस्तयाब नहीं है तो इसकी जगह कौन सी खाद डाल सकते अच्छा इसमें देखें डीएपी की जगह ना बहुत सारे फ़ॉस्फ़ोरस के ज़राए हैं, सोर्सेज़ हैं, जिनके ज़रिए उसको पूरा किया जा सकता है। कुछ नेचुरल हैं, कुछ इसी तरह डीएपी की तरह की खादें हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन की आपका पीएच लेवल क्या है, और उसमें पानी की जो मिकदार है, पानी को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं, कि पानी को ज़्यादा देर तक कायम रखना, वत्तर को ज़्यादा देर तक कायम रखने की जो सलाहियत है ज़मीन के अंदर, वो कैसी है। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फ़ॉस्फ़ोरस की कौन-सी खाद इस्तेमाल करनी है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो अ, 2 सोर्सेज़ इस्तेमाल होते हैं, मैं मुझे ज़रा थोड़ा-सा आप वक़्त देंगे, कुछ शायद सवाल आ रहे हैं ज़िम्मेदार भाइयों। जी, तो मैं बता रहा था कि 3 से 4 सोर्सेज़ हैं, जिसमें से एक डीएपी है, दूसरा आपका नाइट्रोफ़ॉस है, तीसरा सिंगल सुपर फ़ॉस्फ़ेट है, और चौथा जो है वो एमएपी है, जिसको मोनो अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट भी कहते हैं। तो एमएपी, एसएसपी और एनपी, और चौथा जो सोर्स है वो डीएपी है। अब एनपी जो है वो नाइट्रोफ़ॉस है, जिसमें मतलब इसमें जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट की शक्ल में होती है, और इसकी पीएच जो है वो 3.5 होती है। 3.5 इस खाद की अपनी पीएच है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ज़मीन की पीएच एसिडिक है, 7 से नीचे है, तो आप एनपी या नाइट्रोफ़ॉस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से आपकी ज़मीन की पीएच को और कम कर देगी, ठीक है?
तो लेकिन अगर आपकी ज़मीन की पीएच ज़्यादा है, 7 से ऊपर है, 8-9 है, तो नाइट्रोफॉस बहुत अच्छी खाद है। एक तो आपकी ज़मीन की पीएच को कम करने में मदद देगी। दूसरा ये है कि इसके अंदर नाइट्रोजन और फ़ॉस्फ़ोरस की बराबर मिक़दार होने की वजह से आपका यूरिया का खर्चा भी कम होगा। तीसरे नंबर पे नाइट्रोफॉस पानी में हल हो जाती है और ये बड़ी आसानी से जो पौधे को जज़्ब करने में बहुत आसानी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट की शक्ल में, और आप जानती हैं कि न पौधा जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट की शक्ल में लेता है। तो इसलिए डीएपी का जो पहला नेमल बदल मैंने आपको बताया वो नाइट्रोफॉस है। ये तेज़ाबी खाद है। अगर आपकी फसल ज़मीन की जो पीएच है वो ज़्यादा है, 7 से ऊपर है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरीके से दूसरा जो नेमुल बदल है डीएपी का, वो एसएसपी है, जिसको सिंगल सुपर फ़ॉस्फ़ेट भी कहते हैं। इसके अंदर इसका मैं आपको ये बताऊँ कि ये ऐसी ज़मीनों के लिए अच्छी रहती है, जो ज़रा कलराठी हो, जहाँ पे कलर का मसला हो। और दूसरा, इसकी जो पीएच है, ये नाइट्रोफॉस से भी कम है। ये और ज़्यादा तेज़ाबियत रखती है और इसीलिए कहते हैं कि ये कलराठी ज़मीनों के लिए बेहतर है, उनकी इस्लाह करने में, उनको ठीक करने में मदद देती है। तीसरे नंबर पे इसका फ़ायदा ये भी पानी में डीएपी की निस्बत जल्दी हल हो जाती है, हल नहीं होती इतना क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट नहीं है, तो नाइट्रोजन ना होने की वजह से ये बहुत जल्दी तो हल पज़ीर नहीं होती, लेकिन डीएपी की निस्बत ज़्यादा जल्दी जो है वो हल होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एसएसपी को भी डीएपी की तरह बुवाई से पहले जब आप आखिरी हल चलाते हैं, तो उस दौरान इसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये स्लो रिलीज़िंग केमिकल होने की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता पौधों को दस्तयाब हो। फिर आपकी आ जाती है मोनो अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट। ये जो मोनो अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट है, एमएपी है, ये भी डीएपी की तरह की खाद है, फ़ॉस्फ़ोरस का सोर्स है। इसका जो क्या कहते हैं, 90% ये पानी में हल पज़ीर है। यानी ये नाइट्रोफ़ॉस जितनी ही तकरीबन पानी में हल हो जाती है, और इसको आप आबपाशी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बताना भूल गया कि नाइट्रोफ़ॉस और एमएपी दोनों को आप आबपाशी के साथ इस्तेमाल करें, छट्टा ना करें, क्योंकि ये दोनों पानी में हल हो जाते हैं और नाइट्रोजन यूरिया की तरह ये बिहेव करते हैं। और इसकी जो पीएच है, वो तेज़ाबी ज़मीनों के लिए भी अच्छी है। ऐसी ज़मीनें जिनकी पीएच कम है, उनके ऊपर भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 3-4 सोर्सेज़ हैं जिनको इस्तेमाल करके हमारे ज़मींदार भाई डीएपी के खर्चे से शायद बच सकते हैं। तो मैं मिस रिज़ा आपको उमर बता रहा साहब, था कि आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़े अच्छे से आपने खादों के बारे में बताया। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि बुवाई के वक्त इन खादों का डलना कितना अहमियत का हामिल है। बहुत सारे किसान भाइयों के हमें सवाल आते हैं कि बुवाई के वक्त हमने डीएपी नहीं डाली, बुवाई के वक्त हमने पोटाश नहीं डाला, बोरोन डालते हैं, मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, तो हमारे भाई किसी ना किसी वजह से डाल नहीं पाते, बाद में वो ज्यादा भी डालते हैं तो फिर वो रिजल्ट नहीं आता। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत शॉर्टली आप इसकी अहमियत को भी उजागर करें। जी, जी, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ। अच्छा, देखें जी, इसमें बेसिक और बुनियादी जो पॉइंट है वो तो ये है कि जब पौधा छोटा होता है और बीज से पौधे का जो निकलने का प्रोसेस है, अमल है, वो बहुत ही पेचीदा और कॉम्प्लेक्स। वो ऐसे ही है जैसे इंसान का छोटा-सा बच्चा होता है और उसको आप ज़्यादा केयर करते हैं, उसको बार-बार डॉक्टर के पास उठा के लेके जाते हैं, छोटे-सा उसको ज़ुकाम, नज़ला भी हो जाए तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि ये बढ़ ना जाए और ये इतना ना बढ़ जाए कि फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए और इसकी जान को खतरा हो। इसी तरीके से पौधा जब बहुत छोटा होता है, जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन के बाद तकरीबन 1 महीने तक उसको खुराक की ज़रूरत होती है। जब वो जर्मिनेशन शुरू में होती है और छोटा-सा पौधा निकलता है, तो वो पहले बीज के अंदर के जो ग़िज़ाई अज्जा स्टोर होते हैं, उनको इस्तेमाल करता है। लेकिन वो इतने काफ़ी नहीं होते कि उसको अगले जो स्टेजेज़ हैं, मज़ीद नए पत्ते निकालने के लिए, फूल निकालने के लिए उसमें हेल्प कर सकें। तो खादें हम इसलिए डालते हैं कि वो जो छोटे पौधे हैं, एक तो उनके अंदर खुराकी अज्जा पूरे हो जाएँ, उनके अंदर जो खुराक बनने का अमल है, नए पत्ते, फल-फूल निकलने का अमल है,
वो तेज़ी से हो और उनके अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी आए बीमारियों और कीड़ों के ख़िलाफ़। जितना अच्छा सेहतमंद पौधा होगा, वो बीमारियों और कीड़ों के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुज़ाहमत रखेगा और उसके ऊपर बीमारियाँ और कीड़े उतना जल्दी हमलावर नहीं होंगे। तो इसलिए बुवाई से पहले नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस और पोटाश की खाद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जो छोटे पौधे हैं वो सेहतमंद हों, उनको वो तमाम खुराकी अज्जा मिलें जो उनको अ, बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी हैं। जिसमें मैंने आपको बताया कि पत्ते निकलने का अमल है, फल-फूल बनने का अमल है। फल-फूल बनने के अमल के लिए जो खाद इम्पोर्टेंट है, उसको हम पोटाश कहते हैं। पोटाश जो है वो पौधे के अंदर फल-फूल बनने के प्रोसेस को, अमल को तेज़ करती है। डीएपी जो है उसका फ़ंक्शन ये है कि वो पौधे की जो जड़ें हैं उनको पेवस्त करने में और उनको गहराई तक लेके जाने में मदद देती है। और जो यूरिया है, यूरिया का मकसद ये है कि वो पौधे के जो सब्ज़ रंग के जितने भी हिस्से हैं, जिसमें पत्ते हैं, शाखें हैं, तना है, उसकी ग्रोथ और उसकी नशो-नुमा के लिए ज़रूरी होती है। तो इसलिए इन तमाम खादों का बुवाई से पहले ज़मीन के अंदर और फिर बाद में इनकी जो स्प्लिट डोज़ेज़ हैं, जो आप किस्तों में इनको डालते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, वो डालना बहुत ज़रूरी है। तो पोटाश की खाद जो है वो ख़ास तौर पे उस वक़्त ज़रूर डालनी चाहिए जब कपास की फसल में फूल निकलने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। और उससे पहले और उसके दौरान भी फ़ोलियर स्प्रे भी रिकमेंड किया जाता है। तो पोटाश का आप फ़ोलियर स्प्रे करें ताकि जो फल-फूल बनने का अमल है, एक तो वो तेज़ हो जाए और दूसरा जितने भी फल और फूल बनते हैं वो सेहतमंद हों और उनके गिरने का एहतमाल ना हो। तो ज़िम्मेदार भाइयों, ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप बुवाई से पहले आखिरी हल के साथ केले-वट्टे बनाते वक़्त आप जो बेसल डोज़ है, जो ज़मीन के अंदर नीचे आपने खाद डालनी है, वो आप ज़रूर डालें। उसकी जो मिकदार है, वो हम पहले वज़ाहत कर चुके हैं कि आपने ज़मीन का तज्ज़िया करवाना है और ज़मीन का तज्ज़िया करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट के मुताबिक आपने फ़ैसला करना है कि आपने जो है वो कितनी यूरिया डालनी है, कितनी डीएपी और कितनी पोटाश। तो मिस रिग़्ज़ा, हमारा आज का प्रोग्राम यहीं हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल हम नए उन्वान, नए टॉपिक, जिसमें एक तो खुराकी अज्जा की कमी, तो पोटाश की कमी हो जाए तो क्या अलामात होती हैं और उसका क्या इलाज करना चाहिए। बोरान, सल्फ़र, ज़िंक जैसे जो एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो उससे कैसे नबर्द आज़मा होना चाहिए। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ इस प्रोग्राम को को-होस्ट कर रही थी। जी, उमर फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी मालूमात दी हमारे किसान भाइयों को। मैं अपने किसान भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ, जो लोग हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं, जो ज़ूम पर हमारे साथ हैं, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करें, अपनी राय से आगाह करें और मुझे और उमर फ़ारूक साहब को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल सुबह फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ और इसी तरह मज़े-मज़े की बातें करते रहेंगे। सावी की तरफ से बहुत सारा सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।